हेलो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार में। आज हम जो है लेक्चर थर्ड देने वाले हैं आप लोग के बीच में। आज आप देख रहे होंगे कि हमारे जो यहाँ पे गौरी वंश के बारे में बतलाने वाले हूँ, और इसमें अनिल बाड़को कब शासक रहा, तरह का युद्ध कब हुआ, किस प्रकार का हुआ, उसके बारे में बतलाने वाला हूँ। तो उससे पहले आप कुछ बातें करना चाहता हूँ। तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में जुड़े रहिए और फ्री का कंटेंट अपने पढ़ते रहिए, और ढेर सारे नौकरियों में आपका सिलेक्शन हो, ऐसा मैं आशा करूँगा। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिएगा तो जितने भी नोटिफिकेशन जाएगी या फिर जितने भी वीडियोस हमारे अपलोड होगी वो आपकी स्क्रीन आपके नोटिफिकेशन के रूप में आ जाएगा। तो चलिए हम बिना किसी बकवास का क्लास चालू करते हैं अपना। आज आप देख रहे होंगे मोहम्मद गौरी के बारे में चलने वाली है, जो कि गौरी वंश किस तरह का हमारा रहा। तो जो मोहम्मद गौरी के बारे में चलेगी, उसमें से आप देख सकते हैं कि इसमें जो विभिन्न प्रकार की जो लिखी हुई अहिलवाड़ का आक्रमण, पंजाब का आक्रमण, तरह का द्वितीय युद्ध, इस सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बारीकी से जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और ढेर सारे कंटेंट पाने के लिए इस तरह के लगे रहिएगा, मेहनत कीजिए और हमारे साथ मिलजुल के आगे बढ़िए। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमारी जो हमारी मेहनत है उसमें भी प्रभाव पड़ेगी, और हमारे थोड़ा और अच्छी वीडियो बनाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। धीरे धीरे मैं अपनी चीज़ों को और बढ़िया से विस्तार कर सकूँ। ऐसा आप हमारे लाइक और सब्सक्राइब से, आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमारी ये सपोर्ट मिलेगी। तो चलिए अब हम इतना ही बात करते हैं और हम टॉपिक की ओर चलते हैं। तो टॉपिक हमारा रहा मोहम्मद गजनवी वंश का पढ़ने वाले हैं। तो इस बता दूं क्या, इससे पहले हम लोग सबसे पहला लेक्चर मेरा अरबी रहा। अरबी में पढ़े हम लोग अरबी के बारे में, किस तरह का पहला युद्ध हुआ, क्या युद्ध हुआ और कौन किस तरह का क्या लागू किया, उसके बारे में पढ़ें। उसके बाद अरबों के बाद हम जब पढ़े तो तुर्क थी। अब तुर्कों के बाद पढ़े तुर्की कहाँ से आए थे हमारे। तो तुर्की बता दें कि वो आया थे हमारी चीन से। तो उसके बारे में हमने पढ़ा, किस तरह का क्या हुआ, आक्रमण किसने किया, कौन किस तरह का किया। उसके बाद आज हम तीसरा क्लास में, जी हाँ भाई, तीसरा क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं मोहम्मद गजनवी के बारे में, जो कि गौर वंश भी कहते हैं। तो चलिए अब हम किसी बिना बकवास की क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बात करने से हमारे समय खराब होती है और हमें कंपटीशन फाइट करना है, इसलिए निकलते हैं आगे। चलिए चलते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि मध्य एशिया के गजनी के पास कौन गौर नामक स्वतंत्र रियासत की स्थापना किसने किया। तो बता दें कि गौर नामक जो स्थापना किसने किया, तो गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम ने किया। बता दें कि जो मोहम्मद बिन जो था अपने भाई उसने स्थापित किया 1116 ईस्वी में। कब, सॉरी 1163 ईस्वी में किया दोस्त, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। 1163 ईस्वी में जो है गौर नामक का स्थापना किया। किसमें, कहाँ किया, गजनी वंश में किया। ठीक है, तो अभी बता दें कि गौर नाम का एक स्वतंत्र रियासत था, उसमें स्थापना किया, तो उसने किया। उसके बाद बता दूं कि 1100 कितना बोलूँ 1173 ईस्वी में 1173 ईस्वी में गिज नाम करके, ठीक है, गिज की तुर्कों को भगाकर अपने भाई को गद्दी पे बैठाया। अब उसके भाई के बारे में पढ़ लेंगे कौन सा है। तो बोलता है कि गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम के बाद गद्दी पर शासक कौन बना। तो बता दूं कि मोहम्मद बिन का जो भाई था शिहाबुद्दीन, ठीक है, कौन था दोस्त, शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन
शाम। बता दूं कि इसका जो नाम था और इसका ये भी नाम था और भी नाम था, जो कि बता, थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, डिलीट करने के बाद बताऊँगा। ठीक, वो नाम हो गया। एक और नाम है मोइनुद्दीन, ठीक है, और एक नाम है गौरी, जो कि आगे जाके इसी से फेमस होता है। तो गौरी को जो है गयासुद्दीन तुगलक ने 1173 में गद्दी पर बैठाया, घिजगी तुर्कों को भगाकर। ये बात को आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। हम लोग सीक्वेंस के रूप में पढ़ रहे हैं कि जैसे का एक क्या बोले तो एक कहानी को स्ट्रक्चरलिटी बनाते जा रहे हैं, ताकि हम लोग को समझने में आसानी हो। थोड़ा सा लिखने में मुझे समस्या है, मैं इस बात को बखूबी जानता हूँ, और आपको परेशानी हो रही होगी, तो मैं चाहता हूँ कि आप सुन के ही इस चीज़ को कवर करते जाएँ। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ये रहा हमारा अगली क्वेश्चन। यहाँ बोल रहा है कि मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था। तो बता दें कि मोहम्मद गौरी जो थे ससबनी वंश का शासक थे। कौन सा वंश का? ससबनी वंश का शासक था। बता दें कि ससबनी वंश जो शासक तो था, ठीक है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया। तो बता दें कि जो मोहम्मद गौरी थे भारत पर प्रथम आक्रमण जो था हमारे 1175 में किया। कब किया मेरे दोस्तों? 1175 में किया। अब बता दें कि ये 1175 में किया, ये मुल्तान में किया, ठीक है, मुल्तान में किया था 1175 में। और जो मोहम्मद गौरी थे वो गोमल दर्रे से भारत आए थे। कौन दर्रे से दोस्तों? गोमल दर्रे से भारत आए थे, और 1175 ईस्वी में मुल्तान के पास आक्रमण किया। इसका पहला आक्रमण वो रहा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब बता दूं कि एक चीज़ और, एक बार बताता हूँ, इसमें नोटिस कीजिएगा कि जो मोहम्मद गौरी जब आया था भारत, ठीक है, तो बता दूं कि ये साम्राज्य का विस्तार, ठीक है, साम्राज्य का विस्तार करने आया था, और धन दौलत लूटने आया था दोस्तों। भारत धन दौलत लूट कर ले जाने के लिए आया था यहाँ से। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। तो बोल रहा है अगला क्वेश्चन में हमारा कि मोहम्मद गौरी का राजपूतों के साथ युद्ध कब हुआ। तो बता दें कि मोहम्मद गौरी के जो राजपूतों के साथ युद्ध हुआ, ये हुआ 1176 में। ये हमको सीक्वेंस याद रखना होगा, क्योंकि 1155 में किसके साथ हुआ था हमारे, पहले बता दूँ कि ये 1155 पे हमारा हुआ था, वो क्या बोलते हैं, भारत पर प्रथम आक्रमण रहा मोहम्मद गौरी का, जो गोमल दर्रे से आए थे। और उसके बाद एक साल के बाद जस्ट, ठीक है, 75 के बाद हमारे 76 में हो गया राजपूतों के साथ। जो कि बता दूं कि राजपूतों को हम लोग राजपूतों को क्या बोलते हैं, भट्टी राजपूत भी कहते हैं। राजपूतों को भट्टी राजपूत भी कहते हैं, ठीक है। और जो ये लड़ाई हुआ था सिंध के उस प्रांत पे हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? सिंध के उच्च प्रांत पे, ठीक है। ये आपको भी याद रखना होगा दोस्त, है ना। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो मोहम्मद गौरी था ये अपना गद्दी पर कब बैठा था? 1173 में, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं आगे, ये 3-4 बार रिपीट करता कि ये आपको याद रहे हमेशा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत में गौरी की पहली पराजय थी। अब बताइए कि भारत में गौरी का सबसे पहले पराजय कौन सा था। तो ये 1178 में। कब से दोस्तों? 1178 में था। किसके बीच में हुआ था? मूल राज्य द्वितीय के बीच में हुआ था। मूल राज्य द्वितीय, जिसे भीम द्वितीय भी कहते हैं। और बता दें कि भीम द्वितीय को जो सहायता दी थी माँ नायिका देवी दी थी, माँ नायिका देवी। क्योंकि उस टाइम जो था मोहम्मद क्या बोलते हैं, मूलराज जो द्वितीय थे उस टाइम बचपन ज़्यादा इसकी उम्र अयोग्य शासक थे, तो उसकी माँ नायिका देवी ने इसको साथ दिया, और उसमें गौरी की भारत पर पहली हार हुई, ठीक है दोस्तों। अगले पढ़ते हैं
खुसरो मलिक शाह को गजनवी वंश का था, वे कहाँ का शासक था? तो बता दीजिए कि ये पंजाब प्रांत का शासक था। ठीक है, ये कहाँ का था? पंजाब प्रांत का शासक था। गौरी की सहायता कर रहा था। ओके, ये गौरी का सहायता कर रहा था। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो यहाँ बोल रहा है मोहम्मद गौरी खुसरो मलिक शाह के विरुद्ध में से किसके साथ मिल गया? तो जो मोहम्मद गौरी थे, मोहम्मद गौरी जी था जम्मू के शासक, जम्मू के शासक चंद्रदेव साथ मिल के, चंद्रदेव शाह के साथ मिलकर 1186 ईस्वी में, 1186 ईस्वी में जो है आपके क्या बोलते हैं, मलिक खुसरो के साथ विरोध करने लगे। ठीक है, उसके बाद बताता हूँ कि ये फिर जो 1192 में दोबारा हमला करता है, फिर बंदी बनाकर हत्या कर जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बोला तराइन की प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बता दूं कि तराइन का प्रथम युद्ध जो था हमारे 1191 में हुआ। तो ये पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में। ठीक है, और गौरी के बीच में। तो बता दें कि पृथ्वीराज चौहान इसमें जीत गए थे और मोहम्मद गौरी जो थे इसमें हार गए थे। ठीक है, ये हमारा 1191 में हो गया, ध्यान रखिएगा। तराइन की द्वितीय युद्ध, अब बोल रहा है द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बता दें कि ये भी जो तराइन का द्वितीय युद्ध था पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही हुआ था। ठीक है, लेकिन ये गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। और बता दूं कि ये जो था हमारे 1192 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हो गया और 92 में हमारा हो गया तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में। तो बता दूं कि इसमें जो था अब की बार पृथ्वीराज चौहान हार गए और गौरी इसमें जीत गया। तो बता दूं, अब ध्यान रखिए, होगे ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही में लोग फंस जाते हैं और जिससे फिर अगला क्वेश्चन में फिर एग्जाम में गलती कर जाते हैं, जिससे दिक्कतें की सामने होनी पड़ती है, फिर काफ़ी नंबर कट जाती है। तो ध्यान देने की बात है। तराइन की प्रथम युद्ध बोल रही है जो कि 1191 में हुआ। उसके जस्ट एक साल बाद तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि दोनों के एक ही साथ लड़ा गया पृथ्वीराज चौहान के साथ में। लेकिन ये है कि 91 में जो थे पृथ्वीराज चौहान जीत गए और 92 में जो है पृथ्वीराज चौहान हार गए। एक एक करके से ही चलते रहा। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं समझने के लिए फिर। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो यहाँ बोला जा रहा है कि किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया गया? तो यही था जो कि तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध ही जो था थी मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया गया। ये भी इसको ध्यान दे दीजिएगा ज़रूर। 1192 ईस्वी में ये बहुत काम की चीज़ है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बोल रहा है कि मोहम्मद गौरी का भारत विजय तथा स्थापित तुर्की सुल्तान के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ से मिलता है? तो बता दें कि जो ये मोहम्मद गौरी का जो भारतीय विजय तथा स्थापित तुर्की था उसका जो विस्तार विवरण जो मिलता है वो किताब का नाम था तबकात ए नासिरी। इस किताब का नाम था तबकात ए नासिरी। मिनास उस सिराज ने लिखा था। इसका लेखक कौन था? तो बता दें कि लेखक था मिनहाज उस सिराज। इसका लेखक था किसका? तबकात नासरी का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ बोल रहा है कि पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कनौज पर किस वंश का शासक था? तो बता दें कि जिस टाइम मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान 1191 से लेकर जब लड़ाई हो रहा था तो उस दौरान जो क्या बोलते हैं, उस दौरान
कनौज पर किस वंश का शासक था? तो बता दें कनौज का जो था उस पर उस टाइम गढ़वाल वंश का शासक था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंदावर के युद्ध किसके मध्य हुआ? तो बता दें कि चंदावर का युद्ध जो था हमारे जयचंद के बीच में हुआ। चंदावर का युद्ध और गौरी के बीच में, जो कि ये 1194 ईस्वी में हुआ था चंदावर का युद्ध। ठीक है दोस्तों, ये आपको भी याद रखना होगा क्योंकि आगे अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोला जा रहा है कि मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में भाग नहीं लिया? तो बता दें कि मोहम्मद गौरी जी थे अनिलवाड़ के क्या बोलते हैं अनिलवाड़ के चालुक्य लिखने नहीं बन रहा, इसलिए लिख नहीं रहे। अनिलवाड़ के चालुक्य या एक सोलंकी शासक के बीच में हुआ। और बता दें कि 1197 से 1198 के बीच में हुआ और ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक और अहिलवाड़ का जो शासक था उसके मध्य हुआ था। ये क्या बोलते हैं मोहम्मद गौरी के किसी थी जिस में मोहम्मद गौरी भाग नहीं लिया था, तो उस टाइम कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही लिया था उसकी जगह में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो बता दें कि यहाँ पे लिख रहा है गुजरात अहिलवाड़ का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, गुजरात जो अहिलवाड़ का जो युद्ध था ये था तो आपका ये था कुतुबुद्दीन ऐबक अहिलवाड़ शासक क्योंकि हिंदुइत थी। फिर वही क्वेश्चन बोल रहा है जो क्वेश्चन वहाँ पे दिखा रहा था। ऐबक के बीच में ऐबक और अहिलवाड़ का जो शासक था जिसे चालुक्य शासक भी बोलते हैं, भीमद्वितीय विशेष भीमद्वितीय, जिसे भीमद्वितीय हार गए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक जीत गए थे। तो यहाँ पे अब इसी से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ बोला जाता है किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक की असाधारण वीरता से प्रभावित होकर उसे अपने भारतीय प्रदेश का सूबेदार नियुक्त कर दिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो था मोहम्मद गौरी ने बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ जब वह थी गुजरात अहिलवाड़ों के साथ में जब युद्ध किया। तो असाधारण वीरता मतलब इतनी कठोर मतलब थी था, इसको तो बेमत क्या कहना ही नहीं था। जिस हिसाब से ये अपना लड़ाई कर रहा था मोहम्मद गौरी ने हार गया, तो उसके हिसाब से देखा तो कुतुबुद्दीन ऐबक असाधारण वीरता के रूप में लड़ाई किया। तो उसी के दौरान जो था इसे अहिलवाड़ में क्या बना दिया गया दोस्तों? अहिलवाड़ में इसे सूबेदार बना दिया गया। अहिलवाड़ में इसे सूबेदार बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो यहाँ बोल रहा है मोहम्मद गौरी की अंतिम पराजय था। तो बता दें कि मोहम्मद गौरी का जो अंतिम पराजय था उस टाइम जीवित था। तो ये उसकी अंतिम पराजय था 1203 ईस्वी में, जो कि आंध्र खुर्द में हुआ था और ख्वाजा शाह के बीच में हुआ था और ये जीवित थे उस टाइम। उसकी तो मृत्यु 1206 में हुआ था, लेकिन उस टाइम जीवित थे मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है मोहम्मद गौरी की अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो बता दें कि मोहम्मद गौरी के अंतिम आक्रमण तो ये हुआ, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण पंजाब के खुसरो के खिलाफ। ठीक है, किनके खिलाफ हुआ? पंजाब के खुसरो के खिलाफ। तो ये पंजाब के खुसरो के खिलाफ हुआ जो कि 1206 में बताए थे, 1206 में हुआ और इसे छुरा घूमकर मार दिया गया। इसको तो मोहम्मद गौरी, हाँ देख आप ध्यान रख रहे होंगे कि मोहम्मद गौरी को छुरा घोंपकर अहिलवाड़ के जो शासक थे उसे मार दिया गया। ठीक है, सिंध नदी के किनारे हत्या हुआ था। कहाँ हुआ था? इसकी सिंध नदी के किनारे। ठीक है, सिंध नदी के तट पे हुआ था। इसका छुरा घोंप दिया गया था दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये अत्याचार किया हुआ था और इतना ज़्यादा अत्याचार कौन से हैगा, इसलिए इसे मतलब एक तो बुरा मौत मारना चाहिए। उस प्रकार की इसका बहुत बुरी मौत हुई। आप देख सकते हैं, इसमें आप समझ सकते हैं। तो चलिए छोड़िए, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हमको ध्यान रखना है बस
तो मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 2006 ईस्वी को हुआ। चुनाव को किया गया था। तो यहाँ बोल रहा है कि मोहम्मद गौरी की 15 मार्च 2006 ईस्वी को हुई, उसे कहाँ दफनाया गया। तो बता दें कि उसे जो दफनाया गया उस क्षेत्र को बोलते हैं गजनी। इसे गजनी में दफनाया गया। किसको? मोहम्मद गौरी को दफनाया गया। जो किसकी, अब तो आप देख चुके होंगे कि 15 मार्च 2000, सॉरी थोड़ा सा गलती मिस्टेक होगी दोस्तों, ये 2006 नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 2006 नहीं है, इसे ये 1206 ईस्वी, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि हाँ, तो चलिए ये बोलता है मोहम्मद गौरी द्वारा जारी सिक्कों पर अंकित है। तो बोल रहा है कि मोहम्मद गौरी जो एक सिक्का जारी किया था, ठीक है। तो अब आप तो ध्यान दिए होंगे, सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक ये साइड जो सीधा साइड है, उल्टा साइड। तो बता दें कि एक साइड में था लक्ष्मी जी की आकृति, किसकी थी? लक्ष्मी जी की। और एक साइड था कलमा का, कलमा ऐसे कुछ सिक्का था, कलमा का अथी था, जिक्र था। तो दो पहलुओं में एक साइड लक्ष्मी जी की था, एक क्या कलमा जी के था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि बिहार और बंगाल की विजय करने वाला तुर्की सेनापति कौन था। तो बिहार और बंगाल का जो विजय किया था तुर्की सेना था कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी थे, जो कि बिहार और बंगाल के विजय करने का विजय किया, तुर्की सेनापति थे, ठीक है। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन किया। तो बोला है कि बख्तियार खिलजी ने 1197 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया। उस समय बिहार की राजधानी उदंतपुर था। इसका कहाँ राजधानी था? उदंतपुर थी। तो वहाँ का शासक कौन था? तो बता दें कि वहाँ का शासक जो था थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे, थोड़ा सा ध्यान में आ रहा है। मणिनीरू थे वहाँ के साथ थी। थोड़ा सा कन्फ्यूजन, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो देख के बताएंगे हम भी। तो यहाँ का मतलब था इंटनीरू थे, जो कि बिहार का शासक था उस टाइम, जिस टाइम बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था 1197 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। यहाँ बोलता है कि बख्तियार खिलजी ने 1199 ईस्वी में बंगाल में आक्रमण किया। उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो बता दें कि उस टाइम वहाँ का जो शासक था, तो वहाँ का शासक था लक्ष्मण सेन। कौन था दोस्तों? लक्ष्मण सेन वहाँ का शासक था। कहाँ का? बंगाल का था। और ये 1199 ईस्वी में आक्रमण किया गया था दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है कि 1202 ईस्वी में नालंदा को किसने नष्ट किया। तो बता दें कि जो कि नालंदा का जो नष्ट किया, इतना महान, इतना बड़ा थी हमारा विश्वविद्यालय था, जो कि विदेशों से पढ़ने आते थे। उसको 1202 ईस्वी में तहस नहस कर दिया गया। और वो क्या बोलते हैं, वो जो मुसलमान था उसका नाम था क्या बोलते हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, सॉरी कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। बताइए, इतना अच्छा हम लोग का नालंदा विश्वविद्यालय था, इतना अच्छा हम लोग पढ़ने का व्यवस्था था, उसे कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। बताइए, इसे हरामी ना कहूँ तो क्या कहूँ। इस तरह का जो भावनाएं लेके चली हुई है, और इस तरह का जो तहस नहस कर रहा था हमारे यहाँ के जो संपत्तियों थी, जिसे ये लोग पूरा नष्ट कर रहा था, ताकि हमारे जो यहाँ के जो लेख थे पढ़ न सके और आगे ना बढ़े। तो चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेसिपी याद रखिएगा, बहुत जरूरी चीज़ है भी। तो यहाँ बोलते हैं तबकात ए नासरी के लेखक कौन है। तबकात ए नासरी का जो लेखक थे वो मिनहाज उस सिराज थे। कौन थे दोस्तों? मिनहाज उस सिराज थे। तो मिनहाज उस सिराज थे, तबकात ए नासरी का लेखक है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन भैया, ये हमारा अगला क्वेश्चन रहा। पृथ्वीराज चौहान को कैद कर अजमेर ले जाया गया, जहां उसे गौरी के अधीन कुछ वर्षों तक शासन किया। यह कथन किसका था? तो बता दें, ये कथन जो था
हर्ष नाम का एक विद्वान था, उसी का था। ठीक है, कि पृथ्वीराज को कहते थे अजमेर ले गया गया था और वहाँ को कुछ अधीन वस्तु से शासन किया था। चलिए देखते हैं फिर अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो उत्तर भारत पर तुर्की को विजय का एक महत्वपूर्ण नगरीय क्रांति थी, यह कथन किसका था? तो बता दें कि ये कथन जो था एम हबीब, ये जो था एम हबीब का था। हबीब, ये कथन जो था एम हबीब का था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बोलता है कि मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। तो बता दें कि मोहम्मद गौरी के जो गुलाम लोग थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक था पहला, कुतुबुद्दीन ऐबक, समझ जाइएगा वहाँ थोड़ा सा। दूसरा में था बख्तियार खिलजी। तीसरा में था एल्दौज था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ख़त्म हुआ। थोड़ा सा बात बताना चाहता हूँ कि जो ये इतना सब था, इसके बाद गौरी के बाद जो है हमारा दिल्ली सल्तनत का बाढ़ चलने वाला है इसी क्रम में, तो आप भी ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अगला मैप की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा उसमें भी देख लेते हैं। तो हमारे मैप में दिखाया जा रहा है कि चौहान वंश भी था उस टाइम, जिस टाइम आक्रमण हो रहा था। आप कनौज का युद्ध पढ़े होंगे 1194 ईस्वी में। ठीक है, और उसके बाद चालुक्य शासक में भी अथी हुआ, जो कि अहिलवाड़ का जो शासक था, जिस टाइम हमारे ये दिल्ली सल्तनत में जब चल रहा था, जिस टाइम वहाँ मोहम्मद पृथ्वी चौहान और गौरी के बीच में जब युद्ध हुआ था, पृथ्वी प्रथम या द्वितीय युद्ध, उस टाइम चालुक्य शासक का भी उदय हुआ था। उस टाइम भी वहाँ पे शासन किया जा रहा था। तो ये अब देख चुकी, अब ये हमारा ख़त्म हो गया, आखिरी क्लास रहा। और हम उम्मीद करते होंगे कि ये बड़ा आपको अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल हुआ होगा, किया होगा। और बता दें कि आज हमारी गौरी वंश का भी आज कहानी ख़त्म हो गया, और कल से हम लोग थे अब पढ़ने वाले दिल्ली सल्तनत। अब ये दिल्ली सल्तनत का रास्ता खुल ही गया है, पता चल गया होगा दिल्ली सल्तनत का जो रास्ता खुला, कब खुला, ये ध्यान में दीजिएगा। ठीक है, कि बता दें तो ठीक है, चलो बताते हैं। दिल्ली सल्तनत का जो रास्ता खुला था 1192, जो कि तरह का द्वितीय युद्ध था। तो अब वहाँ से दिल्ली का रास्ता खुल गया, तो अब उसके बाद अब दिल्ली सल्तनत का उदय होने वाला है। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम आशा करते हैं कि ये आपके लिए बड़ा अच्छा लगा होगा और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल किया होगा। थोड़ा सा लिखने में समस्या है, मुझे भी दिक्कत होती है कि मैं ऐसा क्यों, लेकिन फिर भी आपको जो है बातों को ध्यान से सुनना है और उसी को लिखते आना, बीच में रोक के या फिर सुनना है, या फिर पहले सुन के ही लिख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कतें होगी, थोड़ा सा सामना करने पड़ेगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, हाँ, हमारा प्यारे से इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अपनी अगर अच्छे से देखा होगा तो थोड़ा सा मदद क्या बोलते हैं, लाइक कीजिएगा तो मुझे थोड़ा सा प्रशंसा होगी, और कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए धन्यवाद, आप फिर कल मिलते हैं आपके साथ। तो जय हिंद, जय भारत।